8th. History is chapter 2. From trade to territory, the company establishes power. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसने किस तरीके से पूरी इंडिया पे अपना रूल एक्सपेंड किया और रूल एक्सपेंड करते करते किस तरीके से पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और इंडिया की रूलर बन गए। तो फर्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ मुगल किंगडम। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था क्योंकि उसने टेरिटरी के बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल कर रखा था, जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर क्यों कहा गया है औरंगजेब को? क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए वो वीक सक्सेसर्स थे और उनसे अपना राजपाट भी ठीक से संभाला नहीं जाता था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 जितने भी मुगल गवर्नर्स थे, जिन्हें उस वक्त सूबेदार कहा जाता था, बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश कर लिए। इसकी वजह से ये हुआ कि जो मुगल किंगडम है वो रियासतों में बट गया। अब इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स इस्टेब्लिश हो गए, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, कोलकाता। तो जितने भी सूबेदार जमींदार थे वो अपने तरीके से अपने राजपाट संभालने लगे। इसकी वजह से दिल्ली की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो फाइनली कम हो गई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century a new power was emerging on the political horizon, the British। तो अब एक नई पावर इमर्ज होने लगी थी जिसका नाम है ब्रिटिश। तो अब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स आए कैसे, किस तरीके से वो इंडिया में आए और उन्होंने किस तरीके से इंडिया को अपने कंट्रोल में किया। In 1600, the East India Company means Britishers ने क्वीन एलिजाबेथ I से चार्टर एक्वायर कर लिया, मीन्स परमिशन ले ली ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। अब इन्हें इंडिया में ट्रेड करने का राइट मिल गया। सोल राइट, यहाँ पे सोल राइट का क्या मतलब है? ईस्ट इंडिया कंपनी बिना ट्रेड कर सकती है इंडिया में, क्योंकि क्वीन ने इनको परमिशन ग्रांट कर दी चार्टर में कि ब्रिटेन से सिर्फ एक ऐसी सिंगल कंपनी होगी जो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकती है। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलने वाला था फ्रॉम ब्रिटेन। इसका मतलब ये भी हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने को मिलता, क्योंकि वो सिंगल कंपनी थी जो ट्रेड करने वाली थी इंडिया में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में जब सोचा कि वो ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकती है, उससे बहुत पहले ही इंडिया में बहुत सी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करने के लिए इंडिया में एंटर हो चुकी थी। सबसे पहले जो ईस्ट में ट्रेड करने आए थे वो थे पुर्तगीज, जिनका नाम था वास्को द गामा। उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इन द ईयर 1498 और सी रूट डिस्कवर करने के साथ ही वो इंडिया में पहुंच गए थे एट कैलिकट में पहुंचे थे। तो अब इनके बाद में कौन कौन सी कंपनीज आई इंडिया में ट्रेड करने के लिए? तो पुर्तगीज के अलावा जितनी भी कंपनीज थी वो देखते हैं जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। तो फर्स्ट है पुर्तगीज, सेकंड डच, थर्ड है फ्रेंच, फोर्थ है डेनिश, फिफ्थ ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी। तो इंडिया में अलग अलग कंपनीज आई थी ट्रेड करने के लिए, पर सबसे ज़्यादा टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर पाई थी। तो लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों ट्रेड कर पाई, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम थी वो देखते हैं। द प्रॉब्लम वॉज कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। फाइन क्वालिटी का उनको कॉटन चाहिए था, फाइन क्वालिटी का ही उनको सिल्क चाहिए था। मतलब कि जितने भी कंपनीज थी वो सभी एक जैसे सामान लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उन सामानों में। तो उनको सेम क्वालिटी का कॉटन चाहिए था, सेम क्वालिटी का उनको सिल्क चाहिए था और स्पाइसेस भी उनको चाहिए थे सभी को। पेपर जैसे स्पाइसेस हो गए पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम, सिनेमम। तो इन सभी को सेम चीज़ें ही क्यों खरीदनी थी वो देखते हैं। क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया के मसाले खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मसालों से उनकी बॉडी को गर्मी मिलती है। मतलब जब ठंडी जगह पे आप गर्म चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसलिए इंडिया में जितने भी स्पाइसेस थे जैसे पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में।
यूरोपियंस इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। जब सभी यूरोपियंस को सेम चीज़ों में ट्रेड करना था तो इससे ये हुआ कि जो स्पाइसेस और गुड्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और डिमांड बढ़ी तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4 लोग हैं, वो सभी एक ही पेन को खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और शॉपकीपर क्या करेगा, उसकी प्राइस भी बढ़ा देगा, क्योंकि चारों लोगों को एक ही पेन चाहिए। तो शॉपकीपर सोचेगा कि इन सभी को एक ही पेन पर क्यों ना मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूं। 4 रुपये का जो पेन था उसको 20 रुपये में बेचेगा। तो इसी तरीके से जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो कंपनी थी उनका प्रॉफिट भी कम हो गया। प्रॉफिट कम होने की वजह से सभी कंपनीज एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, और जो जीतता है वो फाइनली ट्रेड करता है इंडिया में। तो अब ये लड़ाई कैसे करते थे वो देखते हैं। थ्रू द 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods। तो ये सभी शिप के थ्रू ट्रेड किया करते थे। तो ये क्या करते थे, समुद्र के रास्ते से आते थे। तो जब समुद्र में इनकी शिप्स रहती थी उनमें एक दूसरे के सामान को डीलोड कर देते थे, शिप्स को डैमेज कर देते थे, एक दूसरे से फाइट किया करते थे, रूट्स को ब्लॉक कर देते थे। फाइनली जो जीतेंगे वो थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही एक ऐसी कंपनी थी जो लास्ट तक इंडिया पे रूल कर रही थी। तो धीरे धीरे सारी कंपनीज फिर क्या करती है, चली जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स लास्ट में जीत जाती है। तो यहाँ तक हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियोस के लिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक इट।